आज की मीटिंग शुरू करते हैं। हमारा और टाइम पूरा हो चुका है। इस समय हम शुरू कर रहे हैं मीटिंग को। और ये बताना चाहूँगा कि आज का जो इस बात को लेकर है कि यदि हम इस फील्ड में आए हुए हैं, तो मेन चीज़ ये होती है कि हमें अर्निंग का वो पॉइंट कौन-सा, अर्निंग का वो सोर्स कैसा जिससे हमको अर्निंग मिलेगी। तो आज की जो मीटिंग है ये विशेष तौर पे मार्केटिंग पर्सनैलिटी जो मार्केटिंग का काम करेंगे जो लोग, उनके लिए समर्पित है। संदीप इसमें जॉइन कर चुके हैं हमारे पास। तो हम लोगों ने अपने इस कंपनी को एक नए स्वरूप में पैदा किया है और आपको बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेल्स के अंदर सबसे पहली कंपनी थी भारत में जिसको हम लोग प्रोफेशनली जानते हैं, वो यूरेका फोर्ब थी। यूरेका फोर्ब ने 1985 में अपना कदम रखा था यहाँ पर। अप्रॉक्सिमेट टाइम लगा रहा मैं, इसके शायद पहले भी हो सकता है, बट मुझे आइडिया 1985 में शुरू किया था डायरेक्ट सेल्स के अंदर। और आज तक वो कंपनी नंबर 1 पर है। उस कंपनी के अंदर एक जो उसका सो कॉल्ड एम्प्लॉयी होता है, एक्चुअली एम्प्लॉयी होते नहीं उसके अंदर, फिर भी जो एम्प्लॉयी होते हैं, सेल्स कंसल्टेंट जो होता है, उसके पास 800 से 900 कॉल होती है रेगुलर। उसके बाद उसका बजट होता है इतने का, और हर कॉल उसको कुछ ना कुछ देकर जाती है। तो सबसे पहले आज मैं आपको आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखूंगा और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूँ कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस समय। आई होप कि स्क्रीन आपके सामने क्लियर होगी इस समय। स्क्रीन क्लियर है सब लोगों को? हाँ जी भैया। वेरी गुड। हाँ जी भैया, क्लियर क्लियर सर। यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफी चाहूंगा। रीजन भी कि मैं आप लोगों की तरह बहुत कमजोर अंग्रेजी में हूँ। बहुत मुश्किल से पास हुआ था 12th क्लास से मैं। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, मात्र 33। तो मैं प्राउड करता हूँ कि मैंने 10th में 36 नंबर लिए थे और 12th में 33 मार्क्स लेकर पास हुआ था। और मुझे इस बात का पूर्ण रूप से गौरव है कि मैं इतने अच्छे नंबर से पास हुआ था। इसलिए भी कभी कोई मेरी अंग्रेजी में आपको मतलब मिलती है स्पेलिंग, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। तो आज हमारा लर्नर कॉर्पोरेशन का एक मार्केटिंग प्लान है। आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करें डिवीजन की, हमारे कितने डिवीजन हैं हमारी इस कंपनी के अंदर। तो हमने पूरी कंपनी को 4 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्रोडक्शन डिवीजन। ये वो डिवीजन है जहाँ पे हमारा डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मतलब एक नट बोल्ट से लेकर और पूरा कंप्लीट मेम्ब्रेन जो हमारा जहाँ पर डिजाइन होता है, जहाँ पे बनता है, जहाँ पे कंप्लीट R&D भी होता है। मैंने यहाँ पे R&D नहीं लिखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि वो इसी का एक पार्ट है, एक विंग है इसी का। तो एक प्रोडक्शन डिवीजन है, दूसरी सर्विस डिवीजन है। ये वो डिवीजन है जो कि प्रोडक्शन जो हमारा हो चुका है उसको असेंबल करेगी, प्लस मार्केट में वो उसको जाके इंस्टॉलेशन भी करेगी। ये वो डिवीजन है हमारी। तीसरी डिवीजन है मार्केटिंग डिवीजन। इसका मतलब ये है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, उसकी मतलब नीड को कलेक्ट करना, और उसको करने के बाद द नेक्स्ट होगा हमारा उस नीड को फुलफिल करना, उसकी अवेयरनेस, मतलब उसका काम ए टू जेड सारा होगा मार्केट को लेकर। तो जैसे मैंने बात हुई थी कल आप लोगों से, हम अवेयर करेंगे, बताएंगे, फिर कस्टमर को अपना बनाएंगे। अवेयर करेंगे, बताएंगे, फिर कस्टमर को अपना बनाएंगे। ये हमारा काम है मार्केटिंग डिवीजन का। द नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। अब इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये कि हमारा ऑफिशियल वर्क की सेल परचेज कहाँ पर कितनी हो रही है, ऑफिस में रेगुलर रिकॉर्ड रखा जाएगा। कस्टमर केयर का यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होगा, कस्टमर हम किस किस से बात कर रहे हैं। हमारी मार्केटिंग जहाँ जहाँ पर भी जाकर जिस जिस से बात करेगी, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है पानी को लेकर, उस डेटा का कलेक्शन, उस डेटा को प्रोडक्शन डिवीजन तक पहुँचाना, सर्विस तक पहुँचाना, सारा काम किसका होगा, हमारे एडमिन डिपार्टमेंट का होगा। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार में बताया था। प्रोडक्शन डिवीजन जैसे बताया मैंने आपको, हमारा जो कोर डिवीजन है जो कि हैंडल करता है कंप्लीट असेंबली फॉर अस एंड प्रोवाइड अस अ रेडीमेड यूनिट फॉर इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन कौन सी है? बेसिक फर्स्ट इंस्टॉलेशन है। मीन्स द डिवीजन कैन टेक केयर ऑफ डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक कोर डिवाइसेस फॉर द मेन यूनिट। जो मेन यूनिट जो पब्लिक को देंगे उसके लिए सारे ये कोर डिवाइस प्रोडक्ट को डिजाइन करेगी। अब आता है सर्विस डिवीजन। दिस डिवीजन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेंबलिंग द यूनिट एंड मेक इट रेडी फॉर द फाइनल इंस्टॉलेशन एट द यूजर्स एंड। This division is also responsible for the after sales service if required in the future by any of the customers.
नॉर्मली होता क्या है कि जब हम लोग अपनी R&D के बारे में बात करते हैं, तो मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विस ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा ट्रबल भी देता है और हेल्दी एनवायरनमेंट भी देता है। तो सर्विस डिवीज़न का काम यही रहेगा, यदि कहीं से कोई भी कॉल आती है, तो ये अपने नेटवर्क के माध्यम से वहाँ तक पहुँचेंगे और उससे उसकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर्विस डिवीज़न का एक काम और भी होगा कि यदि कहीं से हमारे पास कॉल आती है, तो उस कॉल के अंदर हो सकता है कि हमको सैंपल को चेक करना पड़े। बाकी कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये नौबत ना ही आए, बट अगर आती भी है तो सैंपल को चेक करके उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है टीडीएस के अकॉर्डिंग या वाटर के अकॉर्डिंग, उसको ये बता सकती है, किसको, प्रोडक्शन डिवीजन को एज वेल एज एडमिन को बता सकती है। अब नेक्स्ट आती है मार्केटिंग डिवीजन। एवरी यूनिट come in the market after a long time effort of a manufacturing person. We will reach the target and hit the market. हमें अपने टारगेट तक पहुंचना है, मार्केट को हिट करना है और बहुत पोलाइटली, बहुत इनोसेंटली हिट करना है, क्योंकि मार्केट खाली पड़ी है, मार्केट में कुछ है ही नहीं, हमारा कंपटीटर कोई नहीं है इस समय। द रियल प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग ऑफ द मार्केट टीम वर्क। जो हमारी मार्केटिंग टीम है, जो भी इसका काम है, अगर ये बढ़ गया तो हमारी प्रोडक्शन और हर चीज बढ़ जाएगी। तो ये काम नहीं कर पाएगी तो आप ये मान लीजिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है और हमारी मार्केटिंग टीम पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। सर्विस डिवीजन हमारी इंपॉर्टेंट जरूर है, बट अगर उसको मार्केटिंग से कस्टमर ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो मार्केटिंग डिवीजन द्वारा विशेष फोकस रहेगा और हमारा हर पर्सन जिस भी लेवल का होगा उसको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे बताया, एक ऑफिस होता है, तो आपको मैं एक चीज और सबको बता दूं कि मैं आपको अकाउंट्स भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर। अगर आप अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे, चाहे भले आप 10th पास है, 12th पास है, कुछ भी पास है, अकाउंट्स आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, जिसकी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में हर व्यक्ति को होनी चाहिए और है भी। तो खैर, द एंटायर वर्किंग ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। The main task of administration is to find out the actual working of each team member. ये हर एक हमारे टीम मेंबर का, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग क्यों ना करता, डिवीजन से बिलोंग क्यों ना करता, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी एडमिनिस्ट्रेशन। फ्यूचर में हमारी ऐप भी आ जाएगी, जिससे कि हमारी एडमिन को बहुत सहूलियत रहेगी। आपको केवल अपना काम करना है, ऐप ऑटोमेटिकली आपका जो भी पार्ट है आप तक पहुंचा देगी। हमारा जीपीआरएस के माध्यम से हर बंदा कनेक्टेड रहेगा, बाकी कुछ भी होता है उसको इमीडिएटली मोबाइल अलर्ट मिलता रहे। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा, हमारा जो मार्केटिंग प्लांट है और अमाउंट कैलकुलेशन यहाँ से शुरू होता है। हमारी जो यूनिट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर अनंत जी मैं गलत तो बता दीजिएगा मेरे को, मैंने काफी इसमें एफर्ट किए, मेहनत की, आपकी शायद नॉलेज में होना चाहिए कि हमारी इस समय 5 यूनिट है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो पहली यूनिट है डॉल्फिन नाम है, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि हम फिलहाल दिल्ली में अभी वर्किंग शुरू की हम लोगों ने, और दिल्ली में लगभग 70+% लोगों के घर में जल बोर्ड का पानी आ रहा है। मार्केट में ये पता ही नहीं कौन सा पानी किसको यूज करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पानी होता है ना, हम लोग आरओ लगा देते हैं, पानी वेस्टेज बहुत हो रही है। आप लोगों की नॉलेज में एक बात मैं डालना चाहूंगा कि जो एनजीटीएस की गाइडलाइंस आ चुकी है ऑलरेडी, और ये बात आज कंफर्म मतलब करंटली हो चुकी है, यूरेका फोप वालों से गाइडलाइंस आ चुकी है, आरओ कभी भी बंद हो सकते हैं। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि 500 टीडीएस तक का आपका पानी है तो आप आरओ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आज की डेट में आरओ यूज कर रहे हैं, अच्छा खासा जल बोर्ड के अंदर जो आपको मिलता है, टीडीएस का मतलब आप सब जानते हो, कल बताया होगा सर ने। तो हम लोग उस पानी को भी वेस्ट कर रहे हैं। करंटली जितने भी आरओ से चल रहे हैं चाइनीज माल है मैक्सिमम जगह पर, जो बहुत सस्ते में खरीद के बहुत महंगे बेचते हैं, और 60 to 70% पानी की वेस्टेज हो जाती है। हमारी नॉलेज में एक पर्सन है, वो काफी नोन पर्सन, अनंत जी के भी, उनके घर में चेकिंग जब हम लोगों ने की तो हमको ये पता लगा 250 ml पानी को बनाने के लिए या फिर उसको क्लीन करने के लिए 3 लीटर पानी वेस्ट हो रहा था उसके अंदर। तो हमारी ये जो डॉल्फिन यूनिट है, ये बेसिकली जल बोर्ड के पानी के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के पानी के लिए परफेक्ट है। ये सारे उस काम को कर सकती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी यूनिट कॉस्ट है वो 8500 है और जीएसटी अलग से होता है। आपकी नॉलेज में एक बात और ध्यान रखनी है, आप कभी भी किसी से ये नहीं बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का एमआरपी ये है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, डायरेक्ट सेल्स में कभी एमआरपी नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा।
लेकिन आता भी है तो उसके भी रीजन अलग होते हैं। अगर आपका कंज्यूमेबल आइटम है तो उसमें एमआरपी आप लिख सकते हैं, बट अगर आपका नॉन कंज्यूमेबल आइटम है, नॉन कंज्यूमेबल मतलब जैसे हमारा व्हीकल हो गया, कोई भी एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब नॉन कंज्यूमेबल में आते हैं। इनमें डेप्रिसिएशन होता है, कंज्यूमेबल को नॉन कंज्यूमेबल नहीं आता है इसके अंदर। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं इनकी यूनिट कॉस्ट या मार्केट प्राइस बोल सकते हैं हम लोग उसके अंदर। तो हमारा जो सबसे बेसिक यूनिट का मार्केट प्राइस है, यूनिट कॉस्ट है 8500, जिसका 18% जीएसटी बनेगा 1530 रुपए। तो ये किसी भी कस्टमर से हम लोग इसको शेयर करेंगे, ये हमारा कॉस्ट है। अब यदि किसी घर में हमारे को लगता है कि बोरिंग का पानी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस हमारी उसकी कॉस्ट हमारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा इसमें स्पेशल 2 मेम्ब्रेन और ऐड हो जाते हैं, जिसकी कॉस्टिंग बढ़ के हो जाती है 12,000 रुपए की, और जिसका हमारा यूनिट जो जीएसटी बनेगा 2160 रुपए का बनेगा। आपकी नॉलेज बता देता हूँ, इससे सेकंड ग्रेड की मशीन एक्वा गार्ड दे रहा है इस समय, और उसकी कॉस्टिंग है 25,000 रुपए की। तो सिमिलर कॉस्ट, सिमिलर यूनिट है, बट उसके अंदर जो वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। और एक और आपसे शेयर करूंगा, हम लोग एक ऐसी यूनिट डिजाइन कर रहे हैं इस समय जो कि दोनों तरह के पानी में इक्वली काम करेगी, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारी 3 और यूनिट्स हैं, एक मिस्ट्री है, एक वंडर है, और एक आपका रॉयल प्योर है। ये अभी यूनिट हम प्रमोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कॉस्टिंग जो है ये नॉर्मल पब्लिक से थोड़ी हाई हो जाती है। कारण ये है कि देखिए, पब्लिक से पैसा मिल रहा है हमको, हमें खुद तो अपने से पैसा लगाना नहीं है। तो जब जीएसटी लगता है तो कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है, और हमें उस एरिया को ज़्यादा क्रैक करना जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, यदि वो कस्टमर कहता कि नहीं, मेरे को एक बहुत ही अच्छी, एक सुंदर यूनिट दिखने वाली भी होनी चाहिए, तो आपके सामने ये भी अलग-अलग ऑप्शंस हैं। आप जिस भी ऑप्शंस को प्रमोट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर प्राइसिंग डिफाइन होगी। अब हम डॉल्फिन के बाद थोड़ा बता देते हैं डॉल्फिन का मेन पर्पस क्या है। दिस इज आवर वेरी बेसिक यूनिट with us that can take care of all kind of municipal water supplies। इसमें म्यूनिसिपल जानबूझ के लिखा है, जैसे जल बोर्ड है, कहीं पे म्यूनिसिपल एजेंसी पानी सप्लाई करती है। Each water supply water agency is providing the water with a maximum of 200 TDS। अनंत जी, मैं सही बता रहा हूँ ना इस बारे में? अनंत जी, मैं सही यहाँ पे लैंग्वेज ठीक है ना? 200 TDS होता है नॉर्मल पानी जो आता है TDS के साथ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा जल बोर्ड या डीडी जो या फिर म्यूनिसिपैलिटी का पानी जो आता है, उसमें शायद 200 TDS ही होता है मैक्सिमम। हाँ 150 सॉरी सर, सर हाँ सर प्लीज। दिल्ली जल बोर्ड जो है ना, हाँ हाँ, दिल्ली जल बोर्ड 200 टीडीएस का पानी नहीं दे रहा है सर। अच्छा कितने दे रहा है? सर वो बिलो 500 एज पर आईएस कोड 10,500 जो है, ओके ओके। उन्होंने एक बस बेसिक बना के रखा हुआ है हाँ कि हाँ, बिलो 500 टीडीएस ही पानी हमको देना है। जी 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 ये जी आईएस जी कोड कहता है और उसी को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया यही चीज चल रहा है कि जी जी। 500 टीडीएस से नीचे का जो पानी है उसी हाँ। को देना है। आप मैंने टेस्टिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने हम्म, टेस्टिंग वाले पार्ट में बहुत सारे जगहों का वाटर टेस्ट किया है। जी जैसे रेलवे का जमालपुर रेलवे हो गया, जी खगड़िया है, बेगूसराय, यानी बिहार में थोड़ा ज्यादा वर्किंग करी है मैंने। जी दिल्ली वाले जी। पार्ट में तो मैं हूँ नहीं। हाँ हाँ, तो वहां पे मैंने ये देखा कि उनका जो टीडीएस है रेलवे का स्पेशली, जी वो बेलो 500, 470, 480, 490, 450, 500, बस जी यही है। जी 200 जी जी टीडीएस का पानी रेलवे बोर्ड भी नहीं दे रहा है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, क्योंकि सर। मेरे को ना इस विषय में थोड़ा जानकारी कम है, टेक्निकली झूठ नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि आप लोग उस टीम लेकिन के मैं थोड़ा ज्यादा बता सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 200 टीडीएस एक स्वाभाविक सी बात है, हमको पानी मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि जो उसका पैरामीटर है 500 टीडीएस तक का, तो हमारी डॉल्फिन एग्जैक्टली जो हमारी डॉल्फिन यूनिट है, ये बड़े आराम से उस टीडीएस को हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए सिक्योर करके हम तक पहुंचा देती है, उसकी इम्प्योरिटी निकाल देती है। अब बहुत समय में क्या होता है, ड्यू टू आपका ये कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, ये गलत लिख दिया मैंने, लॉन्ग डिस्टेंस जब होता है, पानी जो होता है वो कभी कभी सीवेज से मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है, प्रदूषित पानी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ई कॉली वायरस जो है, इसको बैक्टीरिया कहा जाता है,
और कुछ वायरसेस और आपका प्रोटोजोना जो होता है इसके अंदर ऐड हो जाता है, जो हार्मफुल एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब डॉल्फिन करता क्या है, ये यूनिट जो यूजफुल है सभी प्रकार के जितने भी हमारे वायरसेस होते हैं, प्लस ई कॉली वायरस से शेयर किया था, कल सर ने बताया होगा 99.99% हार्मफुल वायरसेस और बैक्टीरिया को ये क्लीन कर देता है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, हमारे जो सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं प्लस बीआरसी से जो मिला हुआ है बीआरसी से, उसका हमारा ये इस प्रकार से ये आप कह सकते हैं दावा है। इसको हम लोग बिल्कुल 100% इस बात को लेके आश्वस्त है। अच्छा, इन द बेस्ट वाटर प्यूरिफायर फॉर ऑल काइंड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई, ये बहुत अच्छा आप हमारा ये कि जो जितने भी पानी आ रहे हैं जैसे भी सर ने बताया उसी के अकॉर्डिंग सबके लिए बेस्ट है ये। तो इस यूनिट को हम लोग सबसे ज्यादा प्रमोट मार्केट में करेंगे। एक प्रश्न ये भी उठेगा दिमाग में कि यदि हमारा कहीं पर बोरिंग वाटर है तो क्या ये यूनिट काम कर सकती है, तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ वहां पर भी यूनिट काम कर सकती है, बट टेस्ट का उसको अंतर नहीं मिलेगा, टेस्ट की दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है रॉयल क्राउन, इसको हमने प्रमोशन दी है। बहुत सारे मामलों में सप्लाई वाटर अवेलेबल नहीं होता है और जो रेजिडेंट सोसाइटी के रेजिडेंट होते हैं, नागरिक होते हैं, रिहायशी वाले, उनको पानी ग्राउंड से लेना पड़ता है। अच्छा, such kind of areas are taken water from the ground and the water is not up to the mark as per the required guidelines। वहाँ पर ये दिक्कत आती है, क्या है भाई, एवरीवन, ठीक है। तो अब ये जो हमारी रॉयल क्राउन है करता क्या है, स्पेशली मेंट फॉर ग्राउंड वाटर एंड इट कैन क्लीन द वाटर अप टू द लेवल ऑफ 2000 TDS। अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं तो आनंद जी प्लीज मुझे वो कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। Appropriately right है। हाँ जी, 2000 TDS तक कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने ये अभी तक जो मेरा अभी तक अनुभव रहा है, अगर रेजिडेंशियल बेल्ट में हम है तो यहाँ पर मैक्सिमम 2000 TDS वाला पानी हमको मिल जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है। इंडस्ट्रियल बेल्ट में इट इज मोर देन 3000 ऑल्सो, बट यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। तो जो रॉयल क्राउन है ये हमारी एक ऐसी यूनिट है जो 2000 TDS तक के पानी को भी पीने लायक बना देता है और बहुत हद तक ये मान लीजिए कि हमारे को ये स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट देने वाला बन जाता है। अब बेस्ट क्वालिटी क्या है इसके अंदर कि ये 50% पानी की सेव करता है जो नॉर्मल आरओ हमारा वेस्ट कर देता है। ये अप्रोक्सीमेट दिया है, इससे बड़ी कमी होता है हमारा पानी का वेस्टेज। आगे चलते हैं हम लोग इसी के अंदर। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, आवर स्ट्रेंथ, इसे कह सकते हैं ना कि हम लोग जो ये कहते भी कि हमारा हम लोग वाटर प्योरीफायर दे रहे थे, शुरू में बताया हम लोग के पीछे कौन है क्या नहीं है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, पहले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बिहार का है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको जान के अत्यंत बहुत खुशी मिलेगी कि जो हम लोग प्योरीफायर दे रहे हैं, हम लोगों के साथ केवल एक ही ऐसी एजेंसी है जो कि BARC का सर्टिफिकेशन या मार्क अपने प्योरीफायर पर लगा कर दे सकती है, वो कंपनी है टाटा। सोचिए हम एक झटके में टाटा के बराबर पहुंच चुके अपने इस पर्टिकुलर यूनिट को लेकर। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा हमने जो भी कुछ शेयर किया है। अब आगे का प्रश्न आता है कि मार्केटिंग प्लान या फिर मार्केटिंग टीम हमारी कैसे इससे बेनिफिट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा फोकस अपने मार्केटिंग टीम को दिया है। हम सभी लोग शुरू में मार्केटिंग टीम में काम करेंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे से यहाँ पर अटैच होता है हमारी कंपनी के साथ, नॉट एज ए फ्रीलांसर, एज अ डायरेक्ट एज अ एम्प्लॉय कह लीजिए, एंटरप्रेन्योर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो उसको हम जो यहाँ पर एक जो पोस्ट देंगे वो है मार्केटिंग कंसल्टेंट, जिसे एमसी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। जो लर्नर कॉर्पोरेशन का मार्केटिंग कंसल्टेंट होगा उसका सारा यही काम होगा कि मार्केट को सर्वे करना, हमारी हेल्प लेना, प्लस मार्केट को पेनिट्रेट करना। अब हर एक जो मार्केटिंग पर्सन होगा उसको हम हमारी जो कह सकते हैं मार्केटिंग प्राइस है अपनी यूनिट का, उसका 5% TDS काट कर देंगे। कोई भी यूनिट जो बेचता है उसका, जैसे हमारी जो बेसिक यूनिट है 8500 की, तो 5% उसका हम लोग अमाउंट देंगे और TDS काट कर देंगे। अब अगला आता है ही इज अलाउड टू रिक्रूट 6 more marketing consultants for his team and got promoted to senior marketing consultant।
नॉर्मली होता है क्या है, जब हम लोग डायरेक्ट सेल्स की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो कंपनी अपने हर मार्केटिंग कंसल्टेंट को पूर्ण आज़ादी देती है कि वो अपने एंड पर ही किसी ना किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो कंपनी सबको बार-बार ये नहीं पड़ने देगी कि कंपनी सबको वन टू वन जाके मार्केटिंग के लिए प्रमोट करे और उसको जॉब दे। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपनी खुद की टीम डेवलप कर सकते हैं और यदि आपने डेवलप कर ली है तो उसको भी ट्रेनिंग देने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। लेकिन जो मार्केटिंग कंसल्टेंट है उसको धीरे-धीरे हर उस पैरामीटर को सीखना होगा ताकि वो अपनी टीम को खुद डेवलप कर सके। जैसे-जैसे वो अपनी टीम को डेवलप करेगा, मा उसका और कंपनी का एक हेल्दी रिलेशन बनता चला जाएगा। कंपनी इस प्रकार से एडमिन के लेवल पे हल्की होनी शुरू हो जाए ताकि उसका लोड थोड़ा डिवाइड हो चुका है। हम लोग लोड को डिवाइड करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ईच ऑफ आवर मार्केटिंग कंसल्टेंट। ठीक है, तो जितने हमारे मार्केटिंग कंसल्टेंट है वो सारे ये काम कर सकते हैं। अब आती है बात अर्निंग की। तो ये एक छोटा सा प्लान आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि हमारी जो मार्केटिंग टीम होगी, हम लोग इस समय 8500 की यूनिट को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी टीम में जो भी व्यक्ति सबसे पहली बार आएगा, तो उसको हम लेवल नंबर 1 देंगे। इसकी पोस्ट का नाम भी डिफाइन किया हुआ है, बताऊँगा उसके बारे में आगे। तो फर्स्ट लेवल पर जो भी आएगा, अगर वो अपने आप अपने लेवल पर किसी भी यूनिट को सेल आउट करता है विद द हेल्प ऑफ सर्विस डिवीजन, तो उसका 5% उसको अमाउंट दिया जाएगा, जैसा मैंने भी आपसे शेयर किया है। अब उसको मैक्सिमम 6 लोगों को रिक्रूटमेंट करने की डायरेक्ट पावर है। वैसे तो किसी को भी कर सकता है, वो अनलिमिटेड लेवल पे जाके लोगों को रिक्रूट कर सकता है, बट 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली उसके साथ रहेगी। अब जब ये 6 लेवल पे 6 लोगों को रिक्रूट करेगा, तो अब प्रॉब्लम आएगी कि भाई एक तो खुद सेल कर ही रहा है, प्लस ये लोग भी सेल कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इन लोगों को भी अपनी सेल का वही अमाउंट मिलेगा जो कि इस व्यक्ति को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये जो हमारे 6 कंसल्टेंट हैं, ये कुछ सेल आउट करते हैं, तो इनके सेल का 2% उस व्यक्ति को मिले जिन्होंने इसको रिक्रूट किया था। इट मीन्स जो लेवल 1 पर है उसको अपने हर टीम मेंबर की सेल का 2% मिलेगा। ठीक है? अब ये जो 6 लोग हैं इनके साथ भी सेम पॉसिबिलिटी है, ये भी 6 लोगों को आगे रिक्रूट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास भी सेम पावर है। बस यही ध्यान रखना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले 6 लोगों के साथ है, उनमें से हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अगले 6 लोगों के साथ है। तो जैसे ये 36 लोग रिक्रूट होते हैं, ये अगर अपने लिए कोई यूनिट बेचते हैं, तो ये अपनी पर टेक यूनिट का 5% तो खुद लेंगे ही लेंगे। लेकिन इनके उस सेल से 2% फर्स्ट लेवल पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन सेम इनके पास भी पावर है 216 एंड देन 1296। जैसे ही फोर्थ लेवल मतलब अकॉर्डिंग टू फिफ्थ डेप्थ हम लोग पहुंचते हैं, तो 1% अमाउंट ऊपर ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझने की ये होगी कि हमारी जो मार्केटिंग टीम है, ये हम आपके सामने जो चीज़ डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, नॉर्मली कोई कंपनी डिस्क्लोज़ नहीं करती कि हम अपने एम्प्लॉयी को कितना दे रहे हैं, कितना देना चाहते हैं। यहाँ पर केवल 1 यूनिट की बात हो रही है कि हर व्यक्ति केवल 1 यूनिट ही मंथ में सेल आउट कर रहा है। आप ये सोचिए कि अगर आपने अपने लेवल पे सीख कर महीने की 15 यूनिट निकाली है और आपके टीम मेंबर अगर 4-4 यूनिट भी निकाला, तो सोचिए आपकी जो अमाउंट ऑफ या अर्निंग कितनी अच्छी हो जाएगी। इसमें मैंने जैसे आपसे पहले भी कही थी बात कि हम लोग अपनी टीम को इस प्रकार से डेवलप करेंगे, हर एक एम्प्लॉयी को एक इतनी हेल्दी हेल्दी अर्निंग मिलेगी फ्यूचर में कि उसे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं इसके अलावा कुछ करूँ या ना करूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखने वाली है। मैंने आपसे कल एक बात की थी, अगर ध्यान हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, अगर ध्यान हो आपको तो मैं उसको रिपीट भी करता हूँ यहाँ पर। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने 6 लोगों को रिक्रूट किया तो 6 आपके एक प्रकार से सोर्स ऑफ अर्निंग है। इन 6 लोगों के नीचे 36 तो ये भी आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है। जो सोर्स ऑफ अर्निंग का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपको अर्निंग आ रही है, सोर्स बने हुए हैं। तो आप एक साथ 6-6 डायमेंशन से अर्निंग कर रही हैं और जो हर व्यक्ति के पास सेम पावर होगी। आगे चलते हैं, छोटी सी बात कि हमारी पोस्ट किस प्रकार डिफाइन होगी। तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि सबसे पहली पोस्ट हमारी है मार्केटिंग कंसल्टेंट की। जैसे ही 6 लोगों की टीमें डेवलप कर लेते हैं, इनकी प्रमोशन होके बन जाएंगे सीनियर मार्केटिंग कंसल्टेंट। अब जैसे ही
ये 36 लोगों की टीम इनकी डेवलप हो जाती है, तो जो मार्केटिंग कंसल्टेंट है ये अगले लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, दैट इज सेल्स कंसल्टेंट। अगर 216 की टीम बन जाती है तो ये बन जाएंगे सीनियर सेल्स कंसल्टेंट, और फाइनली अगर 1296 की टीम बन जाती है तो ये बन जाएंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये हर व्यक्ति के साथ सिमिलर चलेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो 6 की टीम भी हमारे साथ आ सकती है। अब इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा, आप एक प्रकार से प्रमोशन लेवल शुरू होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ वो शेयर करूंगा। अभी केवल यहीं तक मैंने आपसे शेयर किया है कि ये हमारा एक प्रकार से बेसिक मार्केटिंग प्लान है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको समझ ना आए जो मैंने बताया है, रेगुलर आप इसको जो स्टडी करें, आपसे शेयर करूंगा तो आपको समझ आ जाए कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमारी सर्विस टीम के लोग हैं या एडमिन टीम के लोग हैं, को ये लग रहा होगा हमें क्या मिल रहा है, हमें इसमें क्या मिल रहा है। तो मार्केटिंग टीम जितनी हेल्दी रहेगी उतनी सर्विस टीम भी हेल्दी रहेगी हमारी। उनको कहीं पर भी कुछ सोचने की जरूरत है कि हमें क्या हो रहा है। तो जो हमारी नेक्स्ट जो मीटिंग हमारी होगी, जो नेक्स्ट हम लोग टास्क रखेंगे इसके अंदर, वो सर्विस डिवीजन के लिए रखेंगे, उनको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारा मार्केटिंग पर्सन संभाल रहा हो, वो सर्विस भी दे रहा हो और मार्केटिंग भी कर रहा हो। ये आपके ऊपर है कि आप अपने एक कुएं से कितना पानी निकाल सकते हैं। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी समझ है, आपकी दूरदृष्टि कि आप इस पर्टिकुलर, मतलब आपको हमने एक प्रकार से एक ऐसा दे दिया, खजाना दे दिया कि जितना लूट सकते लूट ले, लेकिन सीखते हुए। तो यदि आप में से कोई भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता है, मेरे से पूछ सकता है। यदि ये हमारी जो मीटिंग है अगर ये मतलब स्टॉप हो जाती है, मैं एक बार दोबारा इसको रीस्टार्ट करूंगा। तो आप कोई क्वेश्चन मेरे से पूछा, कोई भी मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। विषय तो संदीप, आप मार्केटिंग टीम से हमारी आप है, तो आप मेरे से कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछ सकते हैं। नहीं अभी सर तो कुछ नहीं है, अभी तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है। तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आप अपने हाँ सेहत पे बहुत। ध्यान दें। मैं एक बात आप लोग सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे आप मार्केटिंग के बेसिक प्लान को समझ जाएंगे ना, मैं आपके सामने सोर्स ऑफ इनकम और खड़ी कर दूंगा। आप ये समझ लीजिए इस समय मार्केट में अंधा पैसा है, जितना चाहे उतना उठा सकते हैं आप लोग, उतना इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी हमारे जैसे इस समय देव भी हमारे साथ हैं, इस समय प्रवीण भी हमारे साथ हैं, रवि भी हमारे साथ है। यदि आपको मेरे से कुछ पूछना होगा, अभी आपको मैंने कोई डिस्कशन किया ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सर्विस या कोर टीम का हिस्सा मानता हूँ। स्टिल यदि आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहे, मेरे से पूछ सकते हैं। जी सर, ठीक। सब ठीक है? हाँ सर। वैसे आज भी बड़ा अच्छा लगा कि रवि ने आज पहली बार कुछ बात बोली, बहुत खुशी हुई सुनकर आपकी बात से। तो अनंत सर, आपसे मैं कुछ चाहूंगा, ये 2 शब्द आप बोले थैंक यू बोलकर। मैं भी सही से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने इतना वो प्रेजेंटेशन देखा इन्होंने सभी लोगों ने? हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन सब लोगों ने देखा था क्या? संदीप आपने देखा था प्रेजेंटेशन जो मैंने सेंड किया था? संदीप कुछ तबियत डाउन है आज, कुछ बहुत बात नहीं कर पा रहा है। कोई घंटा हाँ देखा था मैंने सर। देखा था ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फेसबुक पेज है ना, उसको भी आप, हम लोग अभी भी, मैं तो शुरू से ही अवेयरनेस को ही प्लान करके रखा है मैंने। हमारा जो पेज है या फिर जो भी लिंक्स है हमारा सोशल मीडिया है, वो अभी तक अवेयरनेस ही कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं करके रखा हुआ है मैंने। आप लोग ऐसे ही यदि अवेयरनेस पे ध्यान दोगे तो अवेयरनेस वो की है जिससे कि सब कुछ होता है। बाकी रेगुलरिटी है, रेगुलर जो भी करते हैं अभी कर रहे हैं, मेक इट करके सब चीज रेगुलर करेंगे। अभी मीटिंग्स हैं, फिर रेगुलर मार्केट अपडेट होगा जैसे सर ने बताया कि सारा प्लान। क्या प्रवीण? प्रवीण ही अभी सब चीजों में हाथ लगा लेता है। ये मेम्ब्रेन भी बनाना जानता है, सर्विस भी करता है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा अनंत सर कि ना, इन फ्यूचर में हमारा हर लड़का एक हीरा होगा। एग्जैक्टली सभी। अभी रोशन है, देखिए ये सेल्स अच्छा करता है,
करीब करीब सारी चीजें पता है। वहाँ की जो टीम है उनको तो सबको सब कुछ पता है, हाँ 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 जानता हूँ। ये थोड़ा एक्सपोजर ले लेता है। हाँ। मैं कल वेब जब भी आपके है। सामने कुछ चीज शेयर करूंगा ना, हो सकता है कि आपके पैरों की जमीन खिसक जाए कि इतना हो सकता है क्या। हम्म। कल का भी दिन मार्केटिंग के डिवोटेड रहेगा और आप लोग देखकर हिल जाएंगे, इतना कुछ कंपनी आपको दे रही है, कितना सोच रही कंपनी आपके लिए। तो कल की मीटिंग आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कल की मीटिंग रहेगी। तो अगर सबके डाउट्स कोई नहीं है तो मैं आज की मीटिंग यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। डाउट कम है अभी, अभी क्लियरेंस पे। हाँ क्या चीज? अभी डाउट्स पुट ऑन करना सीखा नहीं है। जब प्रेशर बनेगा ना तो डाउट पुट ऑन सही होगा। बात है। अभी प्रेशर नहीं है तो कोई डाउट नहीं रहता आदमी को, सारा डाउट क्लियर है। हाँ हाँ जब हाँ। प्रेशर होता है तो डाउट्स आते हैं। अभी रिलैक्स है, अभी कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं आज के लिए गुड नाइट कहूंगा, कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे और कल होपफुली आपकी मीटिंग 1 घंटे चलेगी। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Okay, bye. गुड नाइट। Good night. Good night.